जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक वनडे एग्जाम जैसे कि रेलवे, बेकिंग, एसएससी एवं अदर स्टेट लेवल की परीक्षाएं जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा मेगा ऑफर में YouTube पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर हमारे पहले 1,000 सब्सक्राइबर को सीधे आपके अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें ताकि चैनल पर जल्द से जल्द जो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। और दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है करंट अफेयर। और इसमें मैंने आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वीवीआईएमपी क्वेश्चन जो है दोस्तों इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं, ताकि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करवा सकूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पदार्थ की पांचवी अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन कंसेप्ट को प्रयोगशाला में तैयार किया है? पहला ऑप्शन है CNSA, दूसरा है इसरो और तीसरा ऑप्शन है नासा, चौथा है जाक्सा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी नासा ने इसको तैयार किया है। और देखते हैं दोस्तों आगे कि नासा की जो यह एक अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसके अंदर मुक्त गिरावट का सार्वभौमिक सिद्धांत का अंतरिक्ष में उदाहरण पहली बार देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर। और प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि किसे पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है दीपिका कुमारी, दूसरा है गीतांजलि राव, तीसरा है सुखविंदर संधू और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी गीतांजलि राव को किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और इसी के साथ कि भारतीय मूल के अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके कार्यों के लिए टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार किड ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। और यह पहली बार है कि टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर पुरस्कार लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह पहली बार लॉन्च किया गया है, तो आप इसे ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा कि बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर, दूसरा है 3 दिसंबर, तीसरा है 6 दिसंबर और चौथा है 8 दिसंबर। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी 4 दिसंबर को मनाया गया है बैंकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और दोस्तों, इसे क्यों मनाया जाता है देखते हैं आगे कि यह संयुक्त राष्ट्र और 7 अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा मनाया गया। यह सतत विकास के वित्त पोषण में बैंकों की क्षमता को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है झेलम नदी, दूसरा है व्यास, तीसरी है सिंधु नदी और चौथा ऑप्शन है सतलज नदी। तो आज़ादपट्टनम जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है दोस्तों यह झेलम नदी के ऊपर किया जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि आज़ादपट्टनम परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जिसका निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया जाएगा। और यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी और इसके द्वारा 700 मेगावाट पन बिजली पैदा की जाएगी। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और प्रश्न क्रमांक पांचवा है कि IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? पहला ऑप्शन है दक्षिण सूडान गणराज्य, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है पपिया न्यू गिनी और चौथा ऑप्शन है अंडोरा। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक पांचवे का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी अंडोरा को शामिल किया गया है। और इसी के साथ आगे देखते हैं कि अंडोरा की जो राजधानी है दोस्तों वह है अंडोरा ला वेला और इसकी स्थापना हुई थी 28 अप्रैल 1993 को। क्षेत्रफल जो है इसका 467.63 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। और अगर अंडोरा की मृदा आपसे पूछी जाए तो वह यूरो है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक छठे की ओर के वैज्ञानिकों के द्वारा दर्ज किया गया समय का सबसे छोटा अंतराल क्या है? पहला ऑप्शन है 247 जेप्टो सेकेंड, दूसरा है 110 फेम्टो सेकेंड्स,
तीसरा ऑप्शन है 345 फेम्टो सेकेंड्स, चौथा है 450 जेप्टा सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी 247 जेप्टो सेकेंड्स। और यह जेरिप्टो सेकेंड्स का 1 सेकेंड के 1 अरब हिस्से के 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। ये पॉइंट दोस्तों आप जरूर नोट करें। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर। 7वां प्रश्न इस प्रकार से है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक EPI में भारत किस स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 177, दूसरा है 170, तीसरा ऑप्शन है 168 और चौथा ऑप्शन है 171। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 168वें स्थान पर भारत है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ कि डेनमार्क पहले स्थान पर, और इसी के साथ 180 देशों की जारी सूचकांक में डेनमार्क पहले और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। सूचकांक में अमेरिका 42वें और चीन 120वें स्थान पर है। लाइबेरिया सबसे अंतिम 180वें स्थान पर है। और दोस्तों भारत इस सूचकांक में जो है API यानी कि 2020 में भारत ने 168वें स्थान पर है और भारत 2018 में 177वें जबकि 2016 में 141वें स्थान पर था। API 2020 में भारत का प्रदर्शन वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पेयजल, भारी धातु अपशिष्ट प्रबंधन आदि में अन्य देशों की तुलना में सबसे खराब रहा है। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों आप ध्यान से पढ़ें और वीडियो को अंततः ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। 8वां प्रश्न है कि बेंगलुरु शहर की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है रामा देव राय ने, दूसरा है रंग प्रथम, तीसरा है केपेगौड़ा और चौथा ऑप्शन है वेंकट तृतीय। तो दोस्तों बेंगलुरु शहर की जो स्थापना करी थी यह केपेगौड़ा ने करी थी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखना कि इस शहर की स्थापना 1537 में केपेगौड़ा, बेंगलुरु में केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसी के नाम पर बेंगलुरु में केपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 90 की ओर कि गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। यह इस राज्य के किस जिले में स्थित है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है हरिद्वार, दूसरा है चमोली, तीसरा है नैनीताल और चौथा ऑप्शन है टिहरी। तो गैरसैंण जो है दोस्तों यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अब जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राजधानी जो है उत्तराखंड की वह देहरादून है और सबसे बड़ा शहर देहरादून ही है। और जनसंख्या अगर यहाँ की पूछी जाए तो 10,86,292 है और घनत्व अगर इसका पूछा जाए तो 190 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 53,483 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और जिले अगर यहाँ के पूछे तो उत्तराखंड में दोस्तों 13 जिले हैं। राज्य भाषा उत्तराखंड की हिंदी एवं संस्कृत है और इसका गठन जो किया गया था 9 नवंबर 2000 में किया गया था। उत्तराखंड जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था कब, 9 नवंबर 2000 को। और सरकार यहाँ की उत्तराखंड सरकार है। राज्यपाल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री जो है यहाँ के है रघुवर दास। और विधानमंडल जो है 1 सदनी है दोस्तों। और अगर विधानसभा सीटें आपसे पूछ ली जाए तो 71 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 3 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। उच्च न्यायालय अगर पूछे आपसे उत्तराखंड का तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। और डाक सूचकांक अगर यहाँ का पूछ लिया जाए 24 और 26 है। और वाहन अक्षर उत्तराखंड का UK पड़ता है। और ISO नंबर जो इसका है 3166.2 INUT है। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ विशेष जानकारी जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 10वें की ओर कि किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रशासन के में मेरा वेतन नामक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पहला है पौंडुचेरी, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है अंडमान और निकोबार और चौथा ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 10वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, जम्मू एवं कश्मीर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11वें की ओर। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में मशहूर शायर गुलजार दहलवी का निधन हो गया। वह किस भाषा के कवि थे। पहला ऑप्शन है उर्दू, तीसरा है हिंदी,
तीसरा है तेलुगु और चौथा ऑप्शन है कोंकणी। तो मशहूर देहलवी जो थे दोस्तों यह उर्दू भाषा के कवि थे। और प्रश्न क्रमांक 12वां है कि भारत में हींग की निम्नलिखित में से किस प्रजाति की खेती भारत में की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला है फरूला जेस्केना, दूसरा है फेरुला फेटिदा और तीसरा ऑप्शन है फरूला नेटर्क्स, चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो प्रश्न क्रमांक 12वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा यानी फेरुला असफेटिदा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13वें की ओर कि किसे पहली बार ISA और पुरस्कार के तहत कल्पना चावला से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीम सिंह, दूसरा है सरोज कौशिक, तीसरा है पंकज जालोटा, तीसरा है संजीव प्रसाद। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला यानी डॉक्टर भीम सिंह को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न और देखते हैं इसके बारे में कि पहली बार यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। याद रखना दोस्तों, कल्पना चावला पुरस्कार, विश्वेश्वराय पुरस्कार और दिवाकर पुरस्कार, 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है, जिसे आप नोट करना। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि कालरा नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ई-बॉट किस देश द्वारा विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत और चौथा ऑप्शन है जापान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 14वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला कि कालरा नामक बॉट जो है दोस्तों यह अमेरिका ने इसको विकसित किया है। और जहां पर दोस्तों मुझे लगेगा कि आपको इस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की ज़रूरत है वहां पर मैं खुद डिस्कस करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरी इस वीडियो से ज़्यादा कीमती आपका समय है और मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता हूं। कम से कम समय में जो है दोस्तों अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ ताकि एग्ज़ाम में आपकी यह हेल्प कर सके। तो साथियों आप इस वीडियो को अपने हर स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पहली सी प्लेन परियोजना शुरू की जाएगी। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न क्रमांक 15वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, गुजरात में की जाएगी। और इसी के साथ आगे देखते हैं कि गुजरात की अगर राजधानी आपसे पूछ ली जाए दोस्तों तो राजधानी है इसकी गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर गुजरात का अहमदाबाद है। याद रखना दोस्तों, गुजरात की जो राजधानी है वह तो गांधीनगर है एवं इसका सबसे बड़ा शहर जो है यह अहमदाबाद है। और यदि गुजरात की जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो 6,04,39,622 है। और अगर घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो 308 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और गुजरात का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 1,96,96,024 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और गुजरात में जिले हैं 33। राज्य भाषा गुजरात की गुजराती ही है। और अगर गठन पूछ लिया जाए तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। यहाँ पर सरकार गुजरात सरकार आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री जो है दोस्तों गुजरात के विजय रूपाणी हैं जो कि भाजपा से है। और विधानमंडल जो दोस्तों है यहाँ का एक सदनी है और यहाँ पर विधानसभा जो है 182 सीटें विधानसभा की है। और गुजरात में राज्यसभा की सीटें जो है वह 11 सीटें हैं और लोकसभा सीटें गुजरात की 26 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय गुजरात का यदि आपसे पूछा जाए तो गुजरात उच्च न्यायालय है ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16वें की ओर कि हाल ही में समाचारों में देखी गई ऋषिकुल्या नदी किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न क्रमांक 16वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, उड़ीसा के अंदर बहती है दोस्तों ऋषिकुल्या नदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17वें की ओर और 17वां प्रश्न है कि उड़ीसा की यदि आप देखते हैं दोस्तों, इससे पहले कि हम उड़ीसा के बारे में जान लें तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर है और सबसे बड़ा शहर उड़ीसा का भुवनेश्वर ही है। और उड़ीसा की जनसंख्या जो है दोस्तों 4,19,72,218 है। और घनत्व यदि उड़ीसा का पूछा जाए तो 270 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और क्षेत्रफल यहाँ का पूछा जाए तो 155.707 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और ज़िले उड़ीसा में 30 हैं। राज्य भाषा उड़ीसा की उड़िया है और गठन 26 जनवरी 1949 को हुआ था। और सरकार यहाँ की उड़ीसा सरकार है दोस्तों, राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं।
इसी के साथ देखते हैं कि विधानसभा जो सीटें हैं यहाँ की 147 सीटें हैं और उड़ीसा की राज्यसभा में सीटें 10 है और लोकसभा में जो उड़ीसा की सीटें हैं दोस्तों वह 20 सीटें हैं। और डाक सूचकांक जो यहाँ का आपसे पूछ लिया जाए तो 75 और 77 हैं और वाहन अक्षर जो है यहाँ का ओडी है। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो की मैं तत्काल जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 70वीं की ओर। 70वां प्रश्न है कि वन्यजीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पहला है रोनिका कंधारी, दूसरा है राधिका रामास्वामी, तीसरा है पामेला चौधरी सिंह और चौथा ऑप्शन है ऐश्वर्या श्रीधरन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 70वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी ऐश्वर्या श्रीधरन को यह मिला है और इस पुरस्कार का यह 56 वर्षीय है और उसकी छवि जिनका शीर्षक था जुनून की रोशनी के लिए दिया गया है ऐश्वर्या श्रीधरन को। और 18वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है माइकल ईरानी, दूसरा है उर्सुला पंडेरिया, तीसरा है मोहम्मद यूसुफ और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर एंटोनियो। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF का जो अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया है दोस्तों वह किया गया है माइकल ईरानी को। और प्रश्न क्रमांक 19वां है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया बायोफॉर्टिफिकेशन शब्द किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जैविक प्रणालियों में उत्प्रेरण की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है पौधों के पोषण और विकास का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि से संबंधित है दोस्तों बायोफॉर्टिफिकेशन से। और प्रश्न क्रमांक 20वां है कि जोजी ला टनल से जोड़ेगी। पहला ऑप्शन है चेनानी और नासिरी सुरंग को, दूसरा है श्रीनगर घाटी व लेह को और तीसरा ऑप्शन है लेह और नासिरी को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ ही इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है दोस्तों कि यह एशिया में सबसे लंबी है और श्रीनगर घाटी को लेह के बीच पूरे साल की कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट करें। और दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वां है कि 2020 का वन्यजीव फोटोग्राफर कौन है? यानी दोस्तों पहला ऑप्शन है मरीन कैनो, दूसरा है जिंगोजी, तीसरा है लियो मार्किंग और चौथा ऑप्शन है सर्गेई ग्रोशकोवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 21वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा सर्गेई ग्रोशकोवा। और इसी के साथ देखते हैं दोस्तों आगे की क्या है। उन्होंने रूस के सुंदर साइबेरियाई जंगल में स्पष्ट रूप से परमानंद बाघिनी की एक छवि दी थी, इसी के लिए इन्हें यह प्राइज दिया गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22वें की ओर कि किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली मोबाइल आधारित सुविधा शुरू करी है? पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है इंडस बैंक, तीसरा ऑप्शन है कैनरा बैंक और चौथा ऑप्शन है यस बैंक। तो प्रश्न क्रमांक 22वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी इंडस बैंक ने। दोस्तों इसके बारे में कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम नहीं पूछेगी, सिंपल वे में आपसे यही पूछेगी कि कौन से बैंक ने ये स्कीम स्टार्ट करी है। 23वां प्रश्न है फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले, बाय टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, सो आप टाइपिंग मिस्टेक पर ध्यान न दें और क्वेश्चन पर ध्यान दें कि कमाई करने वाले खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय कौन है? पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है PV सिंधु, तीसरा है रोहित शर्मा और चौथा ऑप्शन है बजरंग पुनिया। तो फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची में जो है दोस्तों वह विराट कोहली है और एक्टर में यदि पूछा जाए इंडिया से तो वह अक्षय कुमार है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 24वें की ओर कि 18 जून 2020 को किस राज्य की सरकार ने मार्क्स दिवस के रूप में मनाया है? पहला ऑप्शन है केरल। दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्या पूछ रहा है कि 18 जून 2020 को किस राज्य की सरकार ने मास्क दिवस यानी मास्क दिवस के रूप में मनाया है? आपकी एग्जाम के लिए जैसे आने वाले NTPC और ग्रुप डी में इस क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना 100% है दोस्तों। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है राजस्थान, चौथा है कर्नाटक।
तो प्रश्न क्रमांक 24वें का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 है। कर्नाटक सरकार ने जो है दोस्तों 18 जून को मार्क्स दिवस के रूप में मनाया है। देखते हैं दोस्तों कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है और सबसे बड़ा शहर कर्नाटक का बेंगलुरु ही है। और जनसंख्या अगर यहाँ की पूछी जाए तो 6,10,95,297 है। और यदि बेंगलुरु का घनत्व आपसे पूछ लिया जाए तो 319 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और कर्नाटक का क्षेत्रफल जो पूछा जाए तो 1,91,791 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और यहाँ के जिले जो है दोस्तों 30 जिले हैं। और राज्य भाषा कन्नड़ है। गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक सरकार, राज्यपाल यदि कर्नाटक के पूछ लिया जाए तो वजुभाई वाला है। और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा जो कि भाजपा से है। और यहाँ पर कर्नाटक में जो है दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद जो है दोस्तों 75 सीटें हैं यहाँ की। और विधानसभा की जो है दोस्तों 25 सीटें हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं। और कर्नाटक उच्च न्यायालय ही यहाँ का उच्च न्यायालय है। और डाक सूचकांक यदि पूछ लिया जाए तो 56 से 59 तक के यहाँ के डाक सूचकांक है। और वाहन अक्षर यहाँ का पूछा जाए तो KA आता है। ISO 106 IN KA के से दर्शाया जाता है। और ये इसकी स्थिति रही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 24वें की ओर कि मेरी लेबॉन क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। पहला ऑप्शन है क्लेयर कोनोर, दूसरा है शार्लोट एडवर्ड, तीसरा है सारा टेलर, चौथा ऑप्शन है अनन्या सुबरसोल। तो प्रश्न क्रमांक 24वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी क्लेयर कोनर को नियमित किया गया है मेरी लेबॉन क्लब की पहली महिला चेयरमैन या अध्यक्ष। और प्रश्न क्रमांक 25वां है कि देह बीचवा करणी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल, दूसरा है विठल राव विखे पाटिल, तीसरा ऑप्शन है जानकी वल्लभ पटनायक, चौथा ऑप्शन है बद्रीनारायण। और 25 देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की यह बुक है दोस्तों देह बीचनी करणी। और क्या है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी जान लेते हैं कि 1964 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोनी में प्रवण ग्रामीण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी के लिए जो है दोस्तों यह बुक इन दिनों चर्चा में है, तो इसे आप याद रखें। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26वें की ओर कि 2020 में प्रकाशित बरनी नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है। 2020 में जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों बरनी नाम का उपन्यास, ये किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है नानक देसाई, दूसरा है मेघा मजुमदार, तीसरा है श्वेता भाटिया और चौथा ऑप्शन है अमिताभ भट्ट। तो यह उपन्यास जो है दोस्तों यह है मेघा मजुमदार शाह का। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 27वें की ओर कि किस रेलवे जोन निगरानी और स्कैनिंग को तेज करने के लिए एक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है दक्षिण मध्य रेलवे NR, दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे CR और तीसरा ऑप्शन है उत्तर रेलवे VR और चौथा ऑप्शन है मध्य रेलवे SCR। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ये ज़रूर बताइए कि मध्य रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है यह कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है इसका। और यदि आपको इसका आंसर जानना है तो आप हमारे आने वाली अगली वीडियो को ज़रूर देखना। और यदि आपको याद है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। 28वां प्रश्न है कि किस भारतीय व्यक्ति को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला ऑप्शन है अजय गोविंद, दूसरा है शिवानी गौड़, तीसरा है रंजीत कुमार और चौथा ऑप्शन है नीरज शर्मा। तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है रंजीत कुमार को। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29वें की ओर कि भारतीय रेलवे ने पहली बार 12,000 हॉर्स पावर विद्युत इंजन का परिचालन किया है। इस इंजन का नाम क्या है। VWAS 12, FASTIN और तीसरा ऑप्शन है VA037 और चौथा ऑप्शन है IBIHAR। तो प्रश्न क्रमांक 29वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी बेस्ट 12 को बनाया गया है। और इसी के साथ आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 30वें की ओर कि धर्मनिरपेक्षता के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है अक्षय कुमार, दूसरा है रजना राजपूत, तीसरा है अनिल कपूर
और चौथा ऑप्शन है जावेद अख्तर। तो प्रश्न क्रमांक 30वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी जावेद अख्तर को बनाया दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार। प्रश्न क्रमांक 31वां है कि किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, दूसरा है शोभा शेखर, तीसरा है दीपा शिमोला और चौथा ऑप्शन है प्रीति देसाई। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 31वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, शोभा शेखर को दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 32वें की ओर कि हाल ही में भारत के किस अर्थशास्त्री को जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, दूसरा है अभिजीत बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, चौथा ऑप्शन है रघुराम राजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अमर्त्य सेन को दिया गया है। और इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि अमर्त्य सेन कौन थे। ये नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इस साल के जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। और दोस्तों 46 वर्षीय प्रोफेसर सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक न्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल जानकर आपने को इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वनडे एग्ज़ाम आपसे केवल और केवल जो इनको प्राइज़ दिया गया है उसके बारे में पूछेगी, ना कि इनकी जन्म कुंडली के बारे में। तो आप उन पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक 33वां है कि IQ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दूसरा है IIT पुणे, तीसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली और चौथा ऑप्शन है IIT बॉम्बे। तो प्रश्न क्रमांक 33वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी IIT बॉम्बे को नामित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 34 इस प्रकार से है कि साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? पहला ऑप्शन है संतोष त्रिवेदी, दूसरा है अमिताभ घोष, तीसरा है शशि थरूर और चौथा ऑप्शन है एस हरीश। तो JCB प्राइज जो है दोस्तों यह दिया गया है एस हरीश को, और यह मलयालम लेखक एस हरीश ने अपने उपन्यास मुस्टेज के लिए दोस्तों यह प्राइज दिया गया है। और आपको बता दूं कि ये JCB प्राइज जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 35वें की ओर। और 35वां प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया के तहत खेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित उत्कृष्टता के 6 केंद्रों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है JNS कॉम्प्लेक्स शिलांग मेघालय, दूसरा ऑप्शन है MP राज्य अकादमी मध्य प्रदेश, तीसरा है डोरी लाल अग्रवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिलवासा दमन और दीव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी डोरी लाल अग्रवाल स्पोर्ट स्टेडियम उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल नहीं किया गया है। बट इसके अलावा JN कॉम्प्लेक्स देखते हैं, देखो आगे इसकी विथ डिटेल मैंने जानकारी दे रखी है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 3 दे दिए जाएंगे और उनमें से कहेगा कि उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला जो है दोस्तों स्टेट स्पोर्ट एकेडमी सूरजसई असम को दिया गया है, और दूसरे नंबर का जो है यह JNS कॉम्प्लेक्स शिलोंग मेघालय में है, तीसरा है न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिलवासा दमन और दीव में है, और चौथा है MP स्टेट एकेडमी मध्य प्रदेश, और उसी के साथ पांचवा है श्री शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे में, और छठा है पालजोर स्टेडियम गंगटोक सिक्किम का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36वें की ओर कि निम्नलिखित में से कौन से प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से मणिपुर और नागालैंड में घूमने आते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तरी पिंटेल, दूसरा है ग्रेटर फ्लेमिंगो, तीसरा है साइबेरियन कैन और चौथा ऑप्शन है अमूर फाल्कन। तो दोस्तों जो यह मणिपुर और नागालैंड में प्रवासी पक्षी घूमने आते हैं उनका नाम है अमूर फाल्कन। और देखते हैं इनके बारे में कि यह वह पक्षी है जो सर्दियों की शुरुआत में लगभग 2 महीने के लिए उत्तर पूर्व तक पहुंचते हैं और सर्दियों के बाद में भारत से दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक
37वें की ओर कि हाल ही में रामसर सर्वेक्षण के तहत किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा है पुलिकट झील, तीसरा है लोनार झील और चौथा ऑप्शन है सांगपो झील। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 37वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी लोनार झील को जो है चुना गया है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 38वां, और 38वां प्रश्न इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के राज्य प्रमुखों का 20वां वार्षिक सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा ऑप्शन है रूस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी रूस को किया गया है। और जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया है कि हमारे चैनल के द्वारा मेगा ऑफर में यूट्यूब पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर जो दोस्तों मेरे पहले 1,000 सब्सक्राइबर होंगे उनके खाते में डायरेक्ट जो है मैं 500 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा। तो आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल की लिंक को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द जो है वह इस चैनल पर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39वें की ओर, और 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है सुपरनोवास, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है रैपिडो और चौथा ऑप्शन टेल्सबर्म। दोस्तों बाय टाइपिंग मिस्टेक है पर इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी टेलब्लेजर्स ने जीता है महिला T20 टूर्नामेंट इस बार। वैसे दोस्तों मुझे इसकी कुछ ज़्यादा क्रिकेट में रुचि नहीं है, इसलिए इसकी विशेष इन्फॉर्मेशन बताने में ना थोड़ी प्रॉब्लम से होती है, क्रिएट करनी पड़ती है। और यदि आप हमारे चैनल पर विषय वस्तु में यदि साइंस और जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वहां पर मैंने कई प्रकार के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। प्रश्न क्रमांक 50वां है कि ट्रांसजेंडर पर आधारित सारथी नामक उपन्यास किसने लिखा है? पहला है अपूर्व कुमार सिंह ने, दूसरा है ज़ोकाल आरती ने, तीसरा है जावेद अख्तर ने और चौथा ऑप्शन है सासिंदर किले ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा कि सासिंदर के किले ने यह उपन्यास लिखा है ट्रांसजेंडर पर आधारित। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं दोस्तों कि इस पुरस्कार का प्रकाशन बुक मित्र द्वारा किया गया है और रसार्थी जिसका अर्थ राजकुमारी होता है और पूर्व ACPG अधिकारी सतींद्र कल्लीकेलन ने रसार्थी अंदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। दोस्तों ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट जरूर करना क्योंकि इसमें दे रखा है कि पूर्व ACPG अधिकारी सतींद्र कल्लीकेलन ने रसार्थी अंदर साइड ऑफ द ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51वें की ओर कि मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2019 के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है हरिहरन, दूसरा है मोहनलाल, तीसरा है गोपाल कृष्ण नंद और चौथा ऑप्शन है MT वासुदेवन नारायण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 51 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी हरिहरन को यह प्राइज दिया गया है। और जानते हैं दोस्तों कि यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 50,000 के 5 लाख का नगद पुरस्कार है, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा मिलती है। तो दोस्तों इस प्राइज में जो है 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 52वें की ओर, और 52वां प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जोलीग्रांट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है देहरादून और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 52 का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, देहरादून के अंदर यह अड्डा स्थित है। और जानते हैं दोस्तों इसके बारे में कि बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए रनवे विस्तार के बाद 30 मार्च 2008 को इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था और यह हवाई अड्डा देहरादून के 25 किलोमीटर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है और इसमें गढ़वाल का वायु और इसी हवाई अड्डे को जो है दोस्तों गढ़वाल का वायु द्वार भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 53वें की ओर कि हाल ही में किसे
चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड 2020 दिया गया है। दोस्तों जो प्राइज़ मैंने या अवार्ड आपको बताए हैं आप उन्हें ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये मैंने जहाँ से कलेक्ट किए हैं दोस्तों, यकीन मानना आपकी आने वाली एग्ज़ाम NTPC और ग्रुप डी के लिए यहाँ से क्वेश्चन उठने की 100% संभावना है। प्रश्न क्रमांक 53वां है कि हाल ही में किसे चिल्ड्रन पीस प्राइज अवार्ड 2020 दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। पहला ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग, दूसरा है ओम प्रकाश गुर्जर, तीसरा है शहादत रहमान और चौथा ऑप्शन है मलाला यूसुफजई। तो पीस प्राइज अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है शहादत रहमान को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54वें की ओर कि पौधों में आयरन और प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन उपयोगी है। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है और आपके लिए होमवर्क रहेगा, और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वरना यदि आप इस क्वेश्चन को आंसर जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले आगामी वीडियो में इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है करवाया जाएगा। फिर भी आगे बढ़ते हैं। देखना इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है साइटोकाइनिन और तीसरा है एंथिलिन, चौथा ऑप्शन है जेब्रेलिन। ये इसके ऑप्शन है। और दोस्तों हाँ, इसके उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। 55वां प्रश्न है न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रियंका राधाकृष्णन, दूसरा है नीला अग्रवाल, तीसरा है राधा मोहन चौहान और चौथा ऑप्शन है सुचेता प्रियदर्शनी। तो न्यूजीलैंड के जो पहले भारतीय मूल के मंत्री है दोस्तों, उनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। और देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। जिसिंडा अर्डर्न ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया है। वह राजनीति में शामिल हो गई और लेबर पार्टी की ओर से पहली बार सितंबर 2017 में वह संसद की सदस्य चुनी गई थी और 2019 में उन्होंने जातीय समुदायों के लिए मंत्री की संसदीय निजी सचिव नियुक्त किया गया था। तो इन पॉइंट को आप नोट करना दोस्तों, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की पीडीएफ जो दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का, यूट्यूब चैनल का और फेसबुक पेज का सेम टू सेम नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। सर्च करना दोस्तों, आपको तीनों जगह हमारा चैनल की लिंक मिल जाएगी। कोविड-19 56वां प्रश्न है कि कोविड-19 से संबंधित टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। पहला ऑप्शन है कार्ल सागन, दूसरा है शशि थरूर, तीसरा है आशा माथुर और चौथा ऑप्शन है रणदीप गुलेरिया। तो प्रश्न क्रमांक 56 का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि रणदीप गुलेरिया जो इस बुक के लेखक है। और इस बुक का नाम जो है दोस्तों टिल वी विन है। इसे आप ध्यान से देखिए दोस्तों और नोट डाउन करें। देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि यह पुस्तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक रणदीप गुलेरिया द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक के शहर लेखकों में से प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और प्रसिद्ध टीका अनुसंधानकर्ता एवं विषाणु विज्ञानी गगनदीप शामिल भी हैं। तो ये थे दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। और आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 57वां कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 VGIR 20 की अध्यक्षता किसने की है। पहला ऑप्शन है जस्टिन ट्रूडो और दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 57 का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि नरेंद्र मोदी ने इस वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल T20 की अध्यक्षता करी है। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 58 की ओर। इससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि हो सकता है आपके काम की हो। वैसे मुझे तो नहीं लगता है, पर फिर भी अगर वीडियो में मैंने ऐड करी है पढ़नी तो पड़ेगी, वरना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने 1 लाइनर में ही लिए हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण की चर्चा के ऊपर होगा और बैठक में $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। और इस राउंड टेबल में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां हिस्सा लेगी। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहल
भारत की प्रथम और आधारित जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत की है? हाँ दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करना। और हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो स्पीडली करवाए हैं, आप स्लोली देख सकते हैं। फिर भी बताओ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वह ईटानगर है और सबसे बड़ा शहर अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर ही है। और जनसंख्या देखिए यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की तो 13,83,727 है और घनत्व 17 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है और क्षेत्रफल जो यहाँ का है दोस्तों वह 83,743 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। और अरुणाचल प्रदेश में ज़िले 25 है और अरुणाचल प्रदेश की जो लैंग्वेज है दोस्तों अंग्रेजी है। और अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसी के बाद आगे देखते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश सरकार में राज्यपाल जो है BD मिश्रा है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि भाजपा से है। और विधानसभा सीटें यहाँ की 60 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें जो है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक सीट ही राज्यसभा से मनोनीत होती है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो कि और यहाँ का खंडपीठ जो पड़ता है दोस्तों वह ईटानगर में पड़ता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ देख लेना कि डाक सूचकांक जो है इसका 79 है और वाहन अक्षर यहाँ का AR आता है। प्रश्न क्रमांक 59वां है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न क्रमांक 49 के जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों वह इस प्रकार से है कि जेरिनिजी वर्गीज और दूसरा है रीना हेल्स, तीसरा ऑप्शन है सुमेया डेविड, चौथा ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग। तो प्रश्न क्रमांक 59 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, जेरिनी वर्गीज को यह अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड का नाम क्या है दोस्तों? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और प्रश्न क्रमांक 60वां है कि हाल ही में नेशनल क्रेडिट कोर ने संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूकता है तो कौन सा अभियान शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे नोट डाउन जरूर करें या हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल डिवाइस में जरूर रख लेवे। पहला ऑप्शन है संविधान दिवस युवा क्लब अभियान, दूसरा है संविधान वितरित प्रशिक्षण अभियान, तीसरा ऑप्शन है संविधान दिवस जागरूकता अभियान और चौथा ऑप्शन है संविधान की रक्षा हेतु नियम व शर्तें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 60 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर पहला, संविधान दिवस युवा क्लब अभियान जो है दोस्तों यह स्टार्ट किया गया है संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और प्रश्न क्रमांक 61वां है कि हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन हुआ है। इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम क्या थी? बताइए दोस्तों क्या थी इस सम्मेलन की थीम? पहला ऑप्शन है टेक्नोलॉजी एंड इंडिया, दूसरा है नेक्स्ट इज नाउ और तीसरा ऑप्शन है इंडियन प्रोस्पेरिटी विथ AI और चौथा ऑप्शन है पेंडेमिक अगस्त ग्रोविंग इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी नेक्स्ट इज नाउ, बाद में जाने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 62 की ओर कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है ब्रिक्स नेशन एंड शेयर ग्रोथ, तीसरा है ग्लोबल पेंडेमिक एंड ब्रिक्स नेशन, चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 63 की ओर। 63वें नंबर का जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है और 63वां प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कहाँ स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, दूसरा है बीजापुर छत्तीसगढ़, तीसरा है कोल्हापुर महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है जयपुर राजस्थान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक
63वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बीजापुर छत्तीसगढ़ में यह वेलनेस सेंटर स्थापित किया गया है। और देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में आगे कि यह सेंटर लोगों को प्राथमिक देखभाल सेवा उपलब्ध करवाएगा। और इसी के साथ 18 नवंबर 2020 तक भारत में 50,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 64वें की ओर। और 64वां प्रश्न है कि 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ का विषय क्या है? बताइए क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है व्यापार और निवेश, तीसरा ऑप्शन है सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना, चौथा ऑप्शन है बाल श्रम रोकथाम। तो 15वां G20 शिखर सम्मेलन का जो विषय था दोस्तों यह था सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। और प्रश्न क्रमांक 65 देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि इस गठन की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है यह कानपुर मैक्सिको में है। कानपुर नहीं दोस्तों, बाय मिस्टेक कानपुर है, मैक्सिको में है। और यह 2020 में G20 नेताओं की दूसरी बैठक है, तो ये याद रखना दोस्तों, वरना क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। 65वां प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा पर कोड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह आपकी पॉलिटिकल से भी रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स से भी यह रिलेटेड क्वेश्चन है और इसी के साथ करंट अफेयर में भी यह आया है, तो इसे ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दूसरा है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, तीसरा है खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय, तीसरा है श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 65वें का जो सही उत्तर है वह है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और दोस्तों बताइए इसके ऑनर या चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में यदि याद है तो आप ज़रूर बताना, वरना अगली वीडियो में तो मुझे बताना है ही सही। मसौदा नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मंच के कार्यकर्ताओं और बिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पर कोर्ट में उल्लेखित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 66वें की ओर कि विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला है सेव माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है यूनाइटेड टू प्रोविजियर एंटी माइक्रोबायोस, तीसरा ऑप्शन है एंटी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैंडल विथ केयर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी यूनाइटेड टू प्रोविजर एंटी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत कि WHO ने 28 से 24 नवंबर 2020 के बीच रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह मनाया। और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जब परजीवी कवक वायरस और बैक्टीरिया दवाओं पर प्रक्रिया नहीं करते हैं तो इससे बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वैसे दोस्तों ये कोई काम की खास चीज़ नहीं थी, पर ठीक है इसके साथ डिस्कस कर लिया क्या जाता है। आगे देखते हैं 67वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े RCEP व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? ध्यान देना दोस्तों, हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पहला ऑप्शन है लाओस, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है नॉर्वे और चौथा ऑप्शन है भारत। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, यानी भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। तो अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों कि RCEP के फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वह द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप होगा दोस्तों। क्या होगा? रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप्स होगा। लिखने से पहले दोस्तों, और यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं इसको PDF में कन्वर्ट करके इसकी फुल फॉर्म प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। तो लोड ना ले और आगे बढ़े कि भारत RCEP को विशेष रूप से उन देशों के लिए सबसे अनुकूल राष्ट्रीय दायित्व से बाहर करना चाहता था जिनके साथ सीमा विवाद था। और इस समझौते में 10 आसियान अर्थव्यवस्था देशों में कंबोडिया, इंडोनेशिया, सऊद, मलेशिया और म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम तथा ब्रुनेई शामिल हैं। ये पॉइंट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखना। इन देशों के जो नाम दे रखे हैं 10 आसियान देशों के, जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 68वें की ओर कि हाल ही में खबरों में रहा चपारे वायरस का प्रकोप कौन सा देश झेल रहा है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर।
कोरोना का यदि पूछता तो आप नो डाउट बता देते कि इसका प्रकोप तो पूरी दुनिया झेल रही है, खाली कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर। पर इसने चपारे वायरस का पूछा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा है इक्वाडोर, तीसरा है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है तंजानिया। तो प्रश्न क्रमांक 68वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कोलंबिया इसका प्रकोप झेल रहा है। और देखते हैं आगे कि इस प्रकोप के वायरस की खोज सबसे पहले 2004 में बोल्विया में हुई थी। ये कुछ इसके फैक्ट है दोस्तों। और यूनाइटेड स्टेट आर्ट सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि छपारे वायरस मानव से संचरण में सक्षम है। ये दूसरों के द्वारा नहीं फैल सकता दोस्तों, केवल मानव से मानव के अंदर ही फैलता है। और 2019 में 5 लोग फिर से चंपारे वायरस में संक्रमित हुए थे दोस्तों। नो डाउट ये इतनी डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, केवल और केवल उस कंट्रीज का नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आप अपना और हमारा दोनों को टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं कि प्रश्न क्रमांक 69वां है कि काकतीय वंश के एक अधूरी भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष किस स्थान से मिले हैं। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो काकतीय वंश के एक अधूरी भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष जो मिले हैं दोस्तों, यह तेलंगाना से मिले हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक देखते हैं तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि एमपी के जो भारत के राज्य हैं उनके बारे में आपको डिटेल या से जानकारी होनी अति आवश्यक है, क्योंकि वनडे एग्जाम अधिकतर स्टेट से ही पूछता है या कंट्रीज से ही क्वेश्चन आंसर देता है। इंटरनेशनल बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पास एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा कर रेलवे के अंदर भारत में वर्क करवाना है, ना कि इंटरनेशनल स्तर पर। तो देखते हैं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और सबसे बड़ा शहर हैदराबाद ही है। और जनसंख्या यहाँ की जो पूछी जाए दोस्तों तो 3,51,93,971 है। और घनत्व यहाँ का पूछ लिया जाए तो 306 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पड़ता है तेलंगाना का। और क्षेत्रफल तेलंगाना का जो है 1,14,840 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। ज़िले 33 है और राज्य भाषा दोस्तों तेलंगाना की है तेलुगु और उर्दू। और तेलंगाना का गठन जो किया गया था दोस्तों, यह 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना सरकार में बात करूँ यदि, तो यहाँ के राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि 2019 में बने थे। और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। और यहाँ की जो दोस्तों विधान परिषद है यह 46 सीटें हैं। और विधानसभा की जो अगर आपसे पूछ ली जाए तो 119 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और उसी के साथ लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें हैं। और डाक सूचकांक जो है यहाँ का 50 होता है और वाहन अक्षर जो होता है यह TS है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक इसी के बारे में देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो इस प्रकार से है कि तेलंगाना के वारंगल शहरी जिले के मामनूर में काकतीय वंश के अधूरे भव्य मंदिर के संरचनात्मक अवशेष मिले हैं। और मंदिर का चित्रण काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव महाराज द्वारा निर्मित 1000 स्तंभ मंदिर के समान है। यह पॉइंट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, कि इस मंदिर का जो निर्माण था यह राजा रुद्रदेव ने करवाया था। इन दिनों चर्चा में था दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर, इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। वैसे तो यह क्वेश्चन हिस्ट्री का था। और प्रश्न क्रमांक 70वां है कि 2020 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है अवनी जोशी को, दूसरा है शोभना नारायण, तीसरा है डगलस स्टुअर्ट, चौथा ऑप्शन है ग्रेटा थनबर्ग। तो प्रश्न क्रमांक 70वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है बुकर प्राइज 2020 का। इस नाम को दोस्तों आप याद रखना। देखते हैं कि यह उपन्यास ऐसे लड़के शुंगी के जीवन पर आधारित है जो एक गरीब लड़का है और जिसकी माँ एक नशे की समस्या से जूझ रही है। और यह उपन्यास 1980 के दशक में ग्लासगो में उपस्थित एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो ये पॉइंट थे दोस्तों इसके जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 71वें की ओर कि उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वह मेरा कहना ज़रूर मानेंगे। और दोस्तों याद रखना, इस वीडियो को टाइप करने में और रिकॉर्ड करने में और वापस अपलोड करने में बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है और समय लगता है दोस्तों।
और मैंने यकीन मानिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ही इसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि आप कम से कम समय में जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूं, जो कि दोस्तों आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो पसंद आती है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 71 का। पहला ऑप्शन है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेव एज गवर्नेंस। दूसरा ऑप्शन है यूनिफाइड मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन गवर्नमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है यूनिफाइड मोबाइल ओपन फॉर नेव एज गवर्नमेंट। चौथा ऑप्शन है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नोनिफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नेव एज गवर्नेंस। इसकी उमंग की फुल फॉर्म होती है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि इस ऐप का उपयोग 127 विभाग, केंद्र और राज्य सरकार सेवाओं के माध्यम से 841 से अधिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग कई भारतीय भाषाओं में एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज़ पर किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। और इसी के साथ केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 23 नवंबर 2020 को मंगल नहीं दोस्तों उमंग एप्लीकेशन का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है, और इस ऐप में भारत के अलावा यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में लॉन्च किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में विशेष जानकारी जो मैंने आपको बताई। और 72वां प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जोहान्सो तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हाइड्रो वाटर जनरेशन, दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है पेयजल और स्वच्छता, और चौथा ऑप्शन है सड़क सुरक्षा परिवहन। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी पेयजल और स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 73वें की ओर, और 73वां प्रश्न है कि इससे पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सो इस प्रकार से है कि यह जमीन के भीतर लगाए जाने वाले जल संशोधन प्रणाली जो गंदे और अशुद्ध जल रसोई घर और स्नान घर से निकलने वाले पानी को शुद्ध करने में सक्षम है, और इसके अलावा इसकी अन्य तकनीकें हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या पूछा गया था, एक बार और मैं आपको बता दूं ताकि इसके पॉइंट जानने में आपको आसानी हो, कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जोहान्सो तकनीक जो है दोस्तों यह किससे रिलेटेड है। तो यह रिलेटेड तो है पेयजल और स्वच्छता से। और देखना इसके साथ साथ इसके अंदर और क्या इंक्लूड है कि जहाँ जाल वाटर ऑन वेल, दूसरा है प्रेस्टो ऑनलाइन कैलोरीनेशन, और तीसरा पॉइंट है कि ग्रैंड फॉर एक्वायर, और चौथा है एफ बी टेक नहीं दोस्तों FB टेक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या यदि इम्पोर्टेंट है तो इसे नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। और 73वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एकमात्र शहर चेरी ब्लॉसम उत्सव आयोजित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है इम्फॉल, दूसरा है शिलोंग, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है अगरतला। तो बताइए प्रश्न क्रमांक 73वें का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 73वें का जो सही उत्तर होगा यह है शिलोंग। शिलोंग दोस्तों किसकी राजधानी है, मेघालय की। और भारत में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जा रहा है, और शिलांग में प्रतिवर्ष पर्यटकों की एक संख्या को आकर्षित करता है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष रद्द कर दिया गया है। मेघालय की राजधानी शिलांग भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो दोस्तों मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे पहले कि भारत के किस राज्य में पहली बार मिलो वार्बलर देखा गया था। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, केरल। दोस्तों देखते हैं केरल के बारे में कि विलो वर्बलार जो है दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है फलोस्कोप्स टिकिलस का, और यह सबसे छोटी प्रवासी पक्षियों में से एक हैं।
और प्रश्न क्रमांक 75वां है कि विषुववृत्त पर्वत किस देश में स्थित है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। विषुववृत्त पर्वत किस देश में स्थित है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। दोस्तों बताइए प्रश्न क्रमांक 75वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा और चौथा ऑप्शन है इटली। तो प्रश्न क्रमांक 75वें का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, इटली। और प्रश्न क्रमांक 76वां है कि गलवान घाटी क्षेत्र हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। गलवान घाटी का संबंध है, पहला ऑप्शन है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन टकराव के कारण, दूसरा है गलवान नदी घाटी में उफान के कारण, तीसरा है भारत पाकिस्तान विवाद के कारण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 76वें का जो सही उत्तर है वह है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन टकराव के कारण। दोस्तों गलवान घाटी हमेशा चर्चा में रही है। गलवान घाटी भारत तथा चीन के मध्य स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह आक्साई चीन के समीप स्थित है और गलवान घाटी क्षेत्र सन 1962 से विवादित स्थान है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। और 77वां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया अभ्यम ऐप का संबंध है। पहला ऑप्शन है मछुआरों की मदद करने से, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से, तीसरा है महिला और बच्चों की सुरक्षा से और चौथा ऑप्शन है किसानों की आय से। तो बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77वें का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभ्यम ऐप लॉन्च किया गया है। और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन जो इस प्रकार से है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय विशेषकर ऑटो रिक्शा किसी भी आपातकालीन स्थिति में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी जो मैंने आपको बताई। और 78वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बताइए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 78वें का राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है दोस्तों यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। और बताइए दोस्तों कि इनके मंत्री का नाम है हरसिमरत कौर बादल, जो है दोस्तों यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक इसके बारे में जान लेते हैं कि यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2016 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI ने कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह या संपदा के विकास के लिए एक छत्र योजना, छात्र नहीं दोस्तों छत्र योजना शुरू की है। और 2017 में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर रखा गया था। और इस योजना की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 24 नवंबर 2020 को 234.68 करोड़ रुपए की खाद्य प्रसंस्करण परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये थी दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 69वें की ओर कि किस देश ने शुक्रिया मिशन के लिए सहयोगात्मक योगदान दिया है। दोस्तों शुक्रिया नहीं शुक्रियान मिशन के लिए योगदान दिया है। और दोस्तों किसी प्रकार की यदि टाइपिंग मिस्टेक आपको मिलती है तो आप निश्चिंत रहे, मैं इसे PDF में कन्वर्ट या करेक्शन कर दूंगा ताकि आपको PDF पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और हाँ दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है फ्रांस, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है जर्मनी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो शुक्रियान मिशन के सहयोग के लिए भारत को है जो है दोस्तों वह फ्रांस ने भी सहयोग दिया है। स्वीडन, जर्मनी तीनों देश जो है इसमें शामिल है। तो प्रश्न क्रमांक 69वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक, इससे पहले इसके बारे में जान लें कि इसमें रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी का सहयोग मुख्य रूप से है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 4 से अधिक वर्षों के लिए ग्रह का अध्ययन करने हेतु अपने प्रस्तावित वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान के लिए 20 वैज्ञानिक उपकरण प्रस्ताव का चयन किया है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन।
और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 80वां है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है फंड, रिस्पॉन्ड, प्रोवेंट, कलेक्ट। दूसरा है और ऑरेंज द विंड, जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड, एजेंसी, रैप। तीसरा ऑप्शन है पॉइंट टू एंड लाइक, प्रोविजन, एडिशन। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो प्रश्न क्रमांक 80वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 की ओर चले उससे पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि यह दिन महिलाओं की सुरक्षा और इस तथ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाएं घरेलू हिंसा, बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों के अधीन है और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये थे दोस्तों इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 की ओर कि भारत के द्वारा काबुल नदी पर प्रस्तावित बांध का नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है दहला बांध, दूसरा है शतुत बांध, तीसरा है ब्रिक्स बांध, चौथा ऑप्शन है कजाकी बांध। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी शतुत बांध है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 की ओर बढ़े उससे पहले जान लें कि इस बांध के द्वारा काबुल शहर में 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करवाया जाएगा और यह काबुल नदी के सहायक नदी पर बनाया जाएगा। यह शहर को बिजली प्रदान करने के लिए 2019 में बनी 202 किलोमीटर लंबी पुल कुमरी बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर बनाया जाएगा, यानी कि लंबी पुल खुमरी बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर यह ब्रिज बनाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 82 की ओर कि हाल ही में समाचारों में देखा गया गरिमा गृह का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह, दूसरा है शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आश्रय गृह, तीसरा ऑप्शन है वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 42वें का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बढ़ने से पहले जानें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। जोन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हैं जिन्हें अपने घर छोड़ने का परिवार द्वारा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। 31 मार्च 2021 तक गरिमा गृह की स्थापना दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर योजना मंत्रालय द्वारा चिमनी प्रत्येक घरों में न्यूनतम 25 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का पुनर्वास करेगी। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। और 83वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है जनरल विपिन रावत, दूसरा है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, तीसरा ऑप्शन है मेजर जनरल राजीव चौधरी और चौथा ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो ध्यान देना दोस्तों, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ जो नियुक्त किया गया है यह किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक कि उससे पहले देख लें कि वर्तमान में यह सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है और मेजर जनरल राजेश चौधरी को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह 1 दिसंबर को सेना में इंजीनियरिंग चीफ के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 84वें की ओर कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IT यानी इंडियन टेक्नोलॉजीज उद्योग के जनक के रूप में किसे संदर्भित किया गया था। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है नटराजन चंद्रशेखर, दूसरा है कैप्टन हरपाल सिंह, तीसरा है फकीर चंद कोहली और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 84वें का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, फकीर चंद कोहली को नियुक्त किया गया था। और प्रश्न क्रमांक आगे बढ़े दोस्तों उससे पहले जान लें कि प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति फकीर चंद कोहली को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का जनक कहा जाता है और हाल ही में उनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इसलिए दोस्तों यह चर्चा में है। और वह भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी
आईटी सेवाओं के वकालत निकाय नासकॉम के अध्यक्ष रह चुके हैं और आई की सेवाओं में वकालत निकाय नेस्कॉम के अध्यक्ष भी दोस्तों यह रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 85वें की ओर कि कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश कौन सा है। याद रखना दोस्तों, कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला यहाँ पर आपसे अरब देश के बारे में पूछा जा चुका है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अरब का नहीं, एशिया का सबसे पहला देश कौन सा था जिसने बिजली कोयले से उत्पन्न करी थी। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है कतर, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार अरब देश है जिसने कोयले से बिजली उत्पन्न करी है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए और इसके बारे में दोस्तों 85वें प्रश्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इस प्रकार से है कि कोयले से बिजली उत्पन्न करने के लिए दुबई में $3.4 बिलियन की लागत से सहायक कोयला संयंत्र शुरू किया गया है। सहायन कोयला संयंत्र शुरू किया गया है और सहायन कोयला संयंत्र की शुरुआती क्षमता 6000 मेगावाट है, जिसे 2023 तक बढ़ाकर 24 मेगावाट करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा मेगा ऑफर में यूट्यूब पर जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं दोस्तों, तो जो मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर होंगे उनके खाते में डायरेक्टली 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को जो है दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।